हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए जेई मेल के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में स्वागत है आप लोग का। और इस समय जो अपन टॉपिक्स लेने जा रहे हैं दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन बेसिकली थर्मोमेट्री का है, पढ़ के देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ऑन अ लीनियर टेम्परेचर स्केल वाई, ये टेम्परेचर स्केल्स का क्वेश्चन है। वाटर फ्रीजेज एट -160 डिग्री वाई एंड बॉयल्स एट -50 डिग्री वाई। On this Y scale, a temperature of 340 Kelvin would read as। बच्चों जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एक सिंपल सा कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिनरी यूनिट दे रखी है आपको Y और एक दूसरे साइड आपको जो स्केल दे रखा है वो केल्विन वाला दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि केल्विन वाले टेम्परेचर को Y वाले स्केल में कन्वर्ट करके बताओ। तो आइए इसको करते हैं, है ना। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करना, इस टाइप से आप दोनों स्केल्स बना लो, आमने सामने दोनों को पैरेलल इस टाइप से बना लो, ठीक है। कैसे करना है अब देखो। अब सबसे पहले केल्विन स्केल की बात करें तो ये देखो, इसने बोल रखा है कि वाटर फ्रीजर एट 273 एंड बॉयल्स एट 373। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया मेरा 273 केल्विन और ये क्या हो गया 373 केल्विन, ठीक है। ये बेसिकली इसका आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट हो गया। कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ भी लिखते हैं अपन, ये कौन सा स्केल था, ये केल्विन स्केल है, ठीक है। ये केल्विन स्केल है और ये वाई वाला स्केल है, ठीक है। ये डिग्री वाई का स्केल है। अब यहाँ पे इसने बोल रखा है कि वाटर फ्रीजर एट -160 डिग्री वाई एंड बॉयल्स एट -50 डिग्री वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है -50 डिग्री वाई और यहाँ कितना दे रखा है -160 डिग्री वाई। बताओ, ऐसा कुछ दे रखा है तो ये बना लो पहले। अब इसने बोला कि एक टेम्परेचर है मेरे पास 340 केल्विन, यहाँ कहीं होगा 340 केल्विन। ये कह रहा है कि केल्विन में अगर इसकी रीडिंग 340 है तो डिग्री वाई में बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी जो रीडिंग होगी या जो टेम्परेचर होगा उसको वाई मान लेते हैं, यही आपको निकालना है। तो कैसे करते थे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला है देखिए, यहाँ इक्वल टू लगा लो और यहाँ दोनों साइड पहले इस टाइप से लाइन खींच लो, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में अपन लिखते हैं स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। तो स्टीम पॉइंट अगर केल्विन का देखूं तो 373 था और आइस पॉइंट था 273। तो यहाँ पे लिख दो 373 माइनस 273, ऐसा कुछ लिख दो, है ना। किस टेम्परेचर को मेरे को कन्वर्ट करना था 340, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 340 और मेरा जो आइस पॉइंट था वो कितना था 273, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ आएगा वो टेम्परेचर जिसको आपको कन्वर्ट करना है और यहाँ नीचे आप माइनस करोगे किससे, आइस पॉइंट वाले टेम्परेचर से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, किसका, डिग्री वाई स्केल का। तो इसका स्टीम पॉइंट था -50 डिग्री सी और आइस पॉइंट कितना है -160 डिग्री सी। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -50 माइनस -160 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर आया वो कितना है वाई, तो आप लिखोगे वाई माइनस 50 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका आइस पॉइंट 160 था तो यहाँ पे आ जाएगा 160, ठीक है। तो यहाँ पे 160 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 160 आ जाएगा तो इसको 160 लिखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन आइस पॉइंट लिखते हैं, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, नीचे यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ नीचे कितना आएगा 110 आ जाएगा। इसको आप करोगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 70 और ये बन जाएगा 67, ठीक है। ये 67 बन गया, ठीक है। यहाँ आपके पास कितना बन जाएगा y प्लस 160, ठीक है। तो y प्लस 160 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 67 अपॉन 100 इंटू कितना आ जाएगा 110, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आएगा 67 इंटू 11 कितना आ गया, ऐसा कुछ आ गया ये, ठीक है। ये 7 3 और ये 737 हो जाएगा, ये ऊपर 737 और नीचे 10 है तो ये बन जाएगा 73.7। तो y प्लस 160 इज इक्वल टू 73.7, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो y की वैल्यू बन जाएगी 73.7 माइनस 160, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस क्या है एक बार देख लेते हैं, अपने ऑप्शंस क्या है। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन यही आंसर हो सकता है, ठीक है। आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -86.3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू इतनी आ जाएगी -86.3 डिग्री y, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, -86.3 डिग्री y। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी लीनियर एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी लेंथ कितनी है L1 और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है अल्फा 1।
and two thin rods each of length L2 and coefficient of linear expansion alpha 2। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें एक रॉड है उसकी लेंथ L1 है, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसने बोला ये बेस है, मतलब जो L1 जो लेंथ होगी वो बेस की लेंथ है, एंड टू थिन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ L2 for the two pieces if the distance between the apex and the midpoint of the base remains unchanged then show that आपको कुछ प्रूफ करना है कि L1 by L2 ऐसा कुछ होगा। चलो देखते हैं, एक बार पहले डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं क्या बोल रहा है ये। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप सबको पता होगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसमें ये वाली ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, ये जो हो गया ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। अब इस देखो, इसको पढ़ो आप, इसने लिखा हुआ था कि जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी थी L1, किसके लिए, बेस के लिए, तो ये जो बेस है बेस की लेंथ हो गई L1, ठीक है, और इसने बोला कि बाकी जो लेंथ है ये दोनों साइड तो बराबर ही होंगे तो इसको L2 ले लेते हैं, L2 ले लेते हैं, क्लियर, ठीक है। अब इसने ये बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स मतलब टॉप ये वाला जो पॉइंट है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस मतलब ये, मतलब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो बेसिकली इसकी बात कर रहा है ये, इसको मैं h मान सकता हूँ, h बेसिकली ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऐसा हो गया तो इसको आप h बोल सकते हो। तो ये कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो h जो है ये कांस्टेंट रहता है, h जो है वो चेंज नहीं करेगा, ये h जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चलो एक काम करते हैं, बताओ ये h था ये L2 था, क्या ये वाली साइड निकाल सकते हो, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये इसको बाइसेक्ट करेगा ना, h जो है L1 को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, तो ये साइड कितनी हो जाएगी L1/2, h निकाल सकते हो, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा L1 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब क्या करो कि ये कह रहा है कांस्टेंट है, ठीक है, अब जैसी सीधी सी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ तो चेंज होती है ना, लेंथ इंक्रीज करती है, लेकिन ये h जो है कह रहा है कि भाई ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों सोचो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको आइए डिफरेंशिएट करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं h स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ गया L2 स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन, डी नहीं डेल्टा लगाएंगे, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, ठीक है। 1/4 को बाहर निकाला, L1 स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 2L1 और L1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा L1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 2L2 और L2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा डेल्टा L2। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा L1 डेल्टा L1 इज इक्वल टू 4L2 डेल्टा L2, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब याद करो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी, ये अपन ने थर्मल एक्सपेंशन में फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी। L0 क्या होता था, ओरिजिनल लेंथ, अल्फा क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी क्या होता था, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, डेल्टा L1 मतलब L1 वाली जो साइड है उसमें कितना चेंज हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी थी L1 थी, है ना, और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था अल्फा 1, तो आप लिखोगे L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू 4, यहाँ लिखा अपने L2, डेल्टा L2 को क्या लिखोगे L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। बताओ डेल्टा टी और डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा L1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 L2 स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा अल्फा 2। अब एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं क्या प्रूफ करना था अपने को प्रूफ करना था L1/L2 इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी, तो L1/L2 निकालो, तो L1/L2 कितना आ जाएगा, L1/L2 मैं L2 को नीचे लेके आ जाता हूँ और दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, है ना, L2 स्क्वायर नीचे आ गया तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ क्या बन जाएगा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, ये आंसर आ जाएगा। L1/L2 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ अल्फा 2 बाय अल्फा 1, ये आंसर आ जाएगा, और मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एस, एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है अल्फा एस, इज सबमर्ज्ड पार्शियली इनसाइड अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा एल। ठीक है, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसको पानी के अंदर, कोई लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर रखा है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय डेल्टा टी, द हाइट ऑफ द क्यूब इनसाइड द लिक्विड रिमेन्स अनचेंज्ड, देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एस एंड गामा एल। चलो
तो पहले डायग्राम बना के देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। मान लो ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास कैसा ब्लॉक हो गया, क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ये सबमर्ज हो रखा है, ठीक है, ये सबमर्ज हो रखा है। अब बात किसकी हो रही है, हाइट ऑफ द क्यूब इनसाइड द लिक्विड, मतलब इसकी बात हो रही है ये। आप बोलोगे ये सबमर्ज हो रखा है तो सीधी सी बात है, नीचे क्या लग रहा होगा mg और ऊपर क्या लग रहा होगा बाइंड फोर्स, ठीक है, ऊपर लग रहा होगा बाइंड फोर्स, नीचे क्या लग रहा होगा mg। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाइंड फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर। बाइंड फोर्स की वैल्यू बताइए, बाइंड फोर्स की वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम जो इनसाइड होगी इंटू जी, है ना, इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा mg, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे हाइट के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम इनसाइड ये आएगी कि ना, ये वाली वॉल्यूम आएगी इनसाइड वाली, ठीक है। वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट करके, तो ऐसे लिख सकते हैं रो ऑफ लिक्विड इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि ये जो हाइट है ये नहीं बदलेगी, ये हाइट नहीं बदलेगी। कैसे नहीं बदलेगी, आइए आपको समझाता हूं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो भाई जितना ये बढ़ा उतना ही कम हो गया, उसके हिसाब से हाइट क्या रही, कांस्टेंट, और मास तो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट जी और जी तो कट गया, जितना ये आपका क्या हो गया, कम हो गया, उतना एरिया बढ़ गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस टाइप से करते हैं, देखो पहले रो ऑफ लिक्विड, पहले मान लेते हैं डेंसिटी लिक्विड की कितनी थी ρl, पहले मान लेते हैं एरिया कितना था A0, है ना, पहले मान लेते हैं जो हाइट थी वो कितनी थी H0 इज इंटू जी इज इक्वल टू mg, जी और जी क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास H0 की वैल्यू कितनी आ गई, m अपॉन रो लिक्विड इंटू A0, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एरिया बढ़ जाएगा तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा A0 1 प्लस, अब यहाँ आएगा गामा किसका, सॉलिड ब्लॉक का, ठीक है, तो गामा सॉलिड का आएगा। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है एक्चुअली एरिया है ये, तो यहाँ गामा नहीं आएगा, एक्चुअली यहाँ बीटा आएगा, ध्यान रखिए, है ना। गामा किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए, यहाँ एरिया दे रखा है तो यहाँ एक्चुअली बीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा बीटा इंटू कितना आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। डेंसिटी को मैंने ऐसे लिख दिया, एरिया को मैंने ऐसे लिख दिया, बाद में जो हाइट थी वो हाइट कितनी थी, वो तो हाइट तो H0 ही थी, ठीक है, इंटू जी इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पे जी और जी क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो H0 की वैल्यू कितनी आ गई, H0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास m अपॉन रो लिक्विड इंटू A0 1 माइनस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। m अपॉन रो एल इंटू A0, ये जो है ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू H0 थी, तो ये जो वैल्यू थी ये पूरी की पूरी कितनी थी, ये तो H0 थी, तो आप लिखोगे H0 इज इक्वल टू H0 अपॉन 1 माइनस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। H0 H0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आप इस टाइप से लिखोगे 1 माइनस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी, ठीक है, और यहाँ लिखोगे 1 प्लस बीटा, बीटा जो होता है, बीटा बेसिकली क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टाइम्स एल्फा, एल्फा कौन सा, सॉलिड का, इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 2 एल्फा सॉलिड इंटू डेल्टा टी माइनस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी माइनस 2 एल्फा सॉलिड इंटू गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ 1 और 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब एक्चुअली में जो अल्फा और गामा होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो ये वाला जो टर्म है इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये निगलेक्ट हो गया, तो आपके पास बन गया 2 एल्फा सॉलिड इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा लिक्विड इंटू कितना हो गया डेल्टा टी कैंसिल, तो गामा लिक्विड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 2 टाइम्स एल्फा सॉलिड, ये मेरा आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो गामा लिक्विड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल्फा सॉलिड, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट रिलेशन हो जाएगा, गामा लिक्विड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल्फा सॉलिड। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.05 kg स्टीम एट 373 केल्विन, ठीक है,
0.05 kg steam at 373 Kelvin and 0.5 kg of ice at 253 Kelvin are mixed in an insulated vessel. ठीक है, हमने मिक्स किया स्टीम को और आइस को, देन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और ये सब लेटेंट हीट्स और स्पेसिफिक हीट्स ये सब आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने देखा है कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस में कि अगर हमें कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम जो है मासेस को अगर ग्राम में ले लें और स्पेसिफिक हीट्स और लेटेंट हीट्स को कैलोरी में ले लें तो काम आसान हो जाता था। तो इसलिए अपन वही करने वाले हैं। ये जो मास था इसको अपन ग्राम में ले लेते हैं तो कितना हो गया 450 ग्राम, और इसको अगर हम ले लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 ग्राम। तो अपने पास स्टीम कितनी थी 50 ग्राम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मास ऑफ स्टीम कितना था, मास ऑफ स्टीम था मेरे पास 50 ग्राम, और मास ऑफ आइस कितना था, मास ऑफ आइस था मेरे पास 450 ग्राम ये था। ठीक है, ये कितने पे था, टेम्परेचर भी लिख लेते हैं, ये टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सी, क्योंकि केल्विन है तो अगर आप डिग्री सी में देखोगे तो 100 था। ये कितना हो जाएगा, ये कितने पे था, ये -20 पे था। ठीक है, ये -20 पे था क्योंकि 253 है, 273 से 20 कम है तो -20 पे था। इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आपसे पूछना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग फाइनल टेम्परेचर एज 0 डिग्री सी। मैं ऐसा मान लेता हूं कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सी। अब बोले कि सर ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा इसलिए मान रहे हैं, देखो हम 100 भी मान लेते हैं, 0 भी मान लेते हैं, आप बीच में कोई भी वैल्यू मान सकते हो। आप अगर देखो तो जो स्टीम था, स्टीम जो था वो बहुत ही कम था, 50 ग्राम था, और आइस जो था वो इससे 9 गुना ज़्यादा था, मतलब 450 ग्राम था। तो चांसेस ऐसा है कि जब आप इनको मिक्स करोगे तो हो सकता है आइस बच जाए। तो हम बस एक गैस मार रहे हैं कि भाई हो सकता है आइस बच जाए, और अगर आइस बच जाएगा तो आइस का टेम्परेचर फिर फाइनल 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए हम एक गैस मान रहे हैं कि हो सकता है इसका फाइनल टेम्परेचर 0 हो जाए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जहां ऑप्शंस नहीं दे रखे तो आपको एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, गैस मारना पड़ेगा कि फाइनल टेम्परेचर क्या हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने ऐसा मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सी था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। हीट सबसे पहले निकालेंगे कि हीट लूज कौन करेगा, हीट लूज करेगा स्टीम। तो हीट लूज स्टीम करेगा, तो जो हीट ये लूज करेगा ये बेसिकली हीट कौन सी हो जाएगी, अवेलेबल हीट, अवेलेबल ये हीट देगा। ठीक है, तो कितनी हीट दे सकता है ये देखो, इस कितना स्टीम था 50 ग्राम था, तो 50 था, पहले स्टीम पानी बनेगा तो 5 × 5 50 × 540, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं mLV। सबसे पहले जो स्टीम था पानी बनेगा, तो यहाँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 270 और 00, मतलब इतनी कैलोरी ये हीट दे सकता है। लेकिन मैंने फाइनल टेम्परेचर क्या माना था, मैंने तो 0 माना था। ठीक है, ये तो पानी बन जाएगा कितने पे, 100 पे। अभी जो पानी है 0 पे आएगा तो और हीट देगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको मैं 2 मिनट के लिए अगर हटा दूं तो मैं देखूं इसको कि भाई ये कौन सी हीट हो गई, ये तो वो वाली हीट रिलीज हो गई जब ये पानी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पानी बन जाएगा 100 डिग्री पे, प्लस अब ये जो पानी है ये 100 से 0 पे आएगा। तो आप देखोगे पानी का मास कितना हो गया 50, स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई 1, और डेल्टा टी कितना हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ अगर आप निकालो तो ये कितना आ जाएगा 270 00 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 0 आ जाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा 32,000 कैलोरी। मतलब जो स्टीम है अगर ये पानी बन जाता है 0 पे तो ये 32,000 कैलोरी ऑफ हीट दे सकता है, इतनी हीट ये दे सकता है। अब हमें देखना है कि हीट हमें चाहिए कितनी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, आइस था। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड देखते हैं, हीट रिक्वायर्ड मास कितना था इसका 450, तो ये 450 था। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है इसकी, हाफ होती है। डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी ये -20 से 0 पे आएगा तो कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया 20। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो आइस है आइस को अपन 0 पे ले आए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4,500 आ जाएगा। ठीक है, 4,500 प्लस अब आइस जो है वो 0 पे आ गया था। अब आइस जो है वो पानी बनेगा, तो पानी बनेगा तो क्या होगा, लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा तो mLF हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये जो आइस है ये पानी बन जाएगा। तो अगर आप इसको निकालो तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4500 प्लस
ये कितना बन जाएगा 0 0, ठीक है। 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 हो गया, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36,000 कैलोरी, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 40500, इतनी कैलोरी, ठीक है। तो मेरी जो आइस है, आइस को पानी बनने के लिए कितनी हीट चाहिए, 40,500 कैलोरी, ठीक है। इसको किलो कैलोरी में कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर आ रहे हैं, तो 40.5 किलो कैलोरी हो गई, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 32 किलो कैलोरी हो गया। हमारे पास हीट कितनी है, हमारे पास हीट है 32 किलो कैलोरी, ठीक है। और हमारे को ये जो आइस है इसको अगर पानी में बनाना है तो 40.5 किलो कैलोरी हीट चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा है और हीट अवेलेबल कम है, तो इसका ये मतलब है कि जो पूरा का पूरा जो आइस है ये पानी नहीं बन पाएगा। अब अपन देखते हैं, देखो हमारे पास हीट थी कितनी, 32 किलो कैलोरी। ये जो आइस है सबसे पहले ये -20 पे था, -20 से 0 पे आया, उसके लिए हीट कितनी चाहिए, 4,500 चाहिए कि नहीं। हमारे पास कितनी है, 4,500 मतलब 4.5, क्योंकि किलो में करूंगा तो हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 32 किलो कैलोरी। तो ये वाला काम हो जाएगा क्या, ये वाला काम तो हो जाएगा। चाहिए कितना था 4.5 और है कितनी अपने पास 32, तो ये काम तो हो जाएगा, ये काम मेरे पास हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो काम है अगर मेरे को इसको पानी में कन्वर्ट करना है तो 36,000 और चाहिए, ठीक है। और 32 में से 4.5 तो यहीं चली गई, तो मेरे पास टोटल हीट तो अवेलेबल कम ही है। तो ये वाला काम मतलब ये पूरा का पूरा पानी में नहीं बन पाएगा, पूरा का पूरा पानी में नहीं बन पाएगा। इसका मतलब अभी भी सिस्टम में आइस रह जाएगा, और सिस्टम में जब आइस रह जाएगा इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सी होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो टेम्परेचर मिक्सचर का कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सी, है ना। और मिक्सचर में क्या होगा, आइस होगा और वाटर होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 कंटेनर्स है, C1, C2 and C3 have waters at different temperatures. The table below shows the final temperature T when different amounts of water are taken. ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 कंटेनर्स थे, C1, C2 और C3, ठीक है। पहले में क्या था कि 1 लीटर पानी था, दूसरे में 2 लीटर पानी था। पहले केस में दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। और फाइनल टेम्परेचर कितना है, 60 आया। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, 1 लीटर पानी लिया कंटेनर 2 में और 2 लीटर पानी लिया कंटेनर 3 में, दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर 30 आया। फिर हमने 1 और 3 को मिक्स कर दिया, 2 और 1 लीटर को, तो फाइनल टेम्परेचर 60 आया। अब हमने आखिरी वाले एक्सपेरिमेंट सबको मिक्स कर दिया, तो पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। अब यहाँ पे देखिए, हमें दोनों का इनिशियल टेम्परेचर तो हमें पता नहीं है, आपको सिर्फ फाइनल टेम्परेचर पता है। तो देखिए हम जैसे लिखते थे ना, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, ऐसे क्वेश्चन करते थे अपन, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, ठीक है। तो अपन इस टाइप से लिखते थे M1S1, ठीक है, हीट लॉस्ट ऐसे लिखेंगे। पहले टेम्परेचर कितना था, T1 था, बाद में कितना हो गया T, और गेन्ड के लिए क्या लिखेंगे, M2S2, बाद में टेम्परेचर हो गया T, पहले कितना था T2। तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ढंग से देखना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं M2S2 T माइनस T2 प्लस M1S1 T माइनस T1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ध्यान रखो, जो टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर, इसको पहले लिखना और जो इनिशियल टेम्परेचर इसको बाद में लिखना, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये जो हीट है और ये जो हीट है ना, ये वाली हीट और ये वाली जो हीट है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर है फाइनल उसको पहले लिखना, ठीक है। तो इससे अपने को काफ़ी आइडिया मिलता है, ठीक है। ऐसा इस टाइप से अपन तब क्वेश्चन कर सकते हैं जब आपको इनिशियल टेम्परेचर्स नहीं पता हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो चलिए इस मेथड को लगा के देखते हैं इसमें। तो हमारे पास अगर देखो 1 लीटर पानी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका मास कितना होगा, इसका मास अगर m होगा तो इसका मास कितना होगा 2m, इसका मास अगर m होगा तो इसका कितना होगा 2m, अगर इसका मास होगा 2m तो इसका कितना होगा m, इसका कितना होगा m और इसका भी कितना होगा m, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं। अगर पहले की इक्वेशन में लिखूं तो पहले की इक्वेशन क्या होगी, देखो इसका मास कितना था, m था, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी मान लेते हैं, s मान लेते हैं, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर कितना दे रखा है 60, तो 60 को पहले लिखो, 60। पहले टेम्परेचर कितना था नहीं पता, तो उसको T1 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस इसके लिए देखो इसका मास कितना था, इसका मास था 2m, इसकी स्पेसिफिक हीट थी s, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 60, और पहले टेम्परेचर कितना था वो पता नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा लिख लेते हैं माइनस टी टू इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एम एस से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 60 माइनस टी वन प्लस कितना आ जाएगा 120 माइनस 2t2 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा t1 प्लस 2t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, चलो अब अपन दूसरे को देखते हैं। दूसरे का मास कितना था m और यहाँ का तीसरे का मास था 2m। चलो तो इसको करके देखते हैं तो कितना आएगा m इंटू एस, यहाँ कितना आ गया, फाइनल टेम्परेचर था 30, पहले कितना था टेम्परेचर T2, याद करो ये था सेकेंड वाला तो इसका टेम्परेचर T2 था। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2m इंटू एस। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर कितना था 30 और इनिशियल टेम्परेचर कितना था T3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 माइनस T2 प्लस ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 2T3 इक्वल टू 0। तो आपके पास बन जाएगा T2 प्लस 2T3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 90। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब अगर मैं तीसरे को देखूं तो तीसरे में पहले का मास था 2m और आखिरी का मास था m, तो इसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 2m, स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई s, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया देख लेते हैं 60 था तो यहाँ लिख लेंगे 60 माइनस पहले टेम्परेचर कितना था T1 प्लस दूसरे का मास था m, स्पेसिफिक हीट s, फाइनल टेम्परेचर हो गया 60 और यहाँ कितना था T3। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर 60 हो गया तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ms से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 2T1 प्लस 60 माइनस T3 इक्वल टू 0। तो आपके पास बन जाएगा 2T1 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो अब चारों को मिक्स कर दिया तो सबका मास m था तो क्या इक्वेशन लिखेंगे अपन, इक्वेशन लिखेंगे m, स्पेसिफिक हीट थी s, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया थीटा हो गया तो लिखोगे थीटा माइनस T1 प्लस m इंटू एस, यहाँ क्या लिखोगे थीटा माइनस T2 प्लस m इंटू एस, यहाँ कितना आ जाएगा थीटा माइनस T3 इक्वल टू कितना आ गया 0। ms से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं मेरी कौन सी इक्वेशन है, चौथी वाली, ये चौथी वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब बेसिकली आपको थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा आपको निकालना है, वेरिएबल 4 है और इक्वेशन भी 4 है। ठीक है, तो अगर मैं पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन को देखूं तो पहली इक्वेशन कैसी थी, ऐसी थी। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं, पहली इक्वेशन थी T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू कितना था 180। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी। ठीक है, दूसरी कितनी थी, दूसरी थी मेरी T2 प्लस 2T3, T2 प्लस 2T3 इज इक्वल टू कितना हो गया था 90। ये मेरी थी सेकेंड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या थी 2T1 प्लस T3, 2T1 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना हो गया 180। ये कौन सी इक्वेशन थी, तीसरी। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर दो ऐड, तो देखो 2T1 और T1 कितना हो जाएगा 3T1 आ जाएगा। ठीक है, 2T2 और T2 कितना हो जाएगा 3T2 और यहां कितना आ जाएगा 3T3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 360, यह बन जाएगा 450। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ चाहिए था मेरे को। देखो चौथी इक्वेशन ये थी T1 प्लस T2 प्लस T3, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 3 थीटा, तो इसकी वैल्यू थी 3 थीटा, तो ये जो था ये कितना बन गया था 3 थीटा, 3 थीटा बन गया 150, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत नए नए कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिले होंगे। जब टेम्परेचर हमें गिवन नहीं होता है तो आप इस टाइप से लिखोगे ना तो काफ़ी फायदा होगा, वरना आप ये सोचते रहोगे कि कौन लूज़ करेगा कौन गेन करेगा, और उसी में दिमाग हमारा काफ़ी यूज़ हो जाएगा और बाद में हो सकता है कोई गलती भी हो जाए। तो इस टाइप से आप ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, जेईई मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 non-reactive monoatomic ideal gases have their atomic masses in the ratio of 2:3। ठीक है, एटॉमिक मासेस मतलब मोलर मास जो है वो 2:3 का रेशियो है। पार्शियल प्रेशर्स व्हेन इट इज इंक्लोज इन अ वेसल केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज 4:3 द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इससे हो जाएगा PMW इज इक्वल टू ρRT। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, P1
मॉलिक्यूलर वेट 1 इज इक्वल टू रो 1 इंटू आर इंटू टी। दूसरे के लिए लिखो, प्रेशर था P2, मॉलिक्यूलर वेट कितना था MW2 इज इक्वल टू रो 2 इंटू आर इंटू टी। दोनों को डिवाइड कर दो, निकालना था क्या था डेंसिटीज का रेशियो, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी P1 बाई P2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा MW1 अपॉन MW2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर्स है, पार्शियल प्रेशर का रेशियो कितना है 4:3, तो आप लिख सकते हो ये 4:3 है। और मॉलिक्यूलर वेट का क्या रेशियो दे रखा है आपको 2/3, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 8/9, ये आंसर आ जाएगा मेरा। तो आंसर मेरा 8:9 आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। इनिशियली अ गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V1। डायटोमिक गैस है भाई, प्रेशर कितना था पहले P1, वॉल्यूम कंटेनर की कितनी थी V1, टेम्परेचर कितना दे रखा था 250 केल्विन दे रखा था। Assuming that 25% of the molecules get dissociated, causing a change in the number of moles, ठीक है, 25% जो है इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं। डिसोसिएट मतलब डायटोमिक से क्या बन जाएंगे मोनोटॉमिक बन जाएंगे, अभी करके बताते हैं। द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 2000 केल्विन एंड वॉल्यूम ऑफ 2V1 इज, चलो मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल से आपको समझाता हूं। चलो डायटोमिक गैस कौन सी होती है, सब लोग इस गैस को जानते हैं, कौन सी है O2 गैस, ये कौन सी है डायटोमिक। हाई टेम्परेचर पे हमें पता है जो गैस है वो डिसोसिएट हो जाती है, तो O2 जो है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में ऐसे बन जाएगा, O2 देगा 2O। तो अगर मैं देखूं, अगर आप इसका 1 मोल लो तो 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं देख सकते हैं अपन, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, ठीक है। अब इसने बोला है इनिशियली अ गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, तो एक काम करते हैं, इसने बोला 25%, तो एक काम करो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप ले लो 100 मोल, ठीक है, 100 मोल ले लो, ठीक है। तो 100 मोल अपने पास है, 100 मोल में से 25% जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 100 मोल थे, 100 में से कितने डिसोसिएट हो गए 25, तो 25 मोल डिसोसिएट हो गए, तो 25 से 1 से 2 बनते हैं, तो 25 से डबल बनेंगे, तो कितने बनेंगे 50, ठीक है। तो जो मोनोटॉमिक ऑक्सीजन है वो कितने मोल्स बनेगी 50 बनेगी, ठीक है। चलो तो अपन अब इक्वेशन लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है PV = nRT हम जानते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं PV = nRT। बताओ पहले प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, पहले मोल्स कितने थे 100 मान लिए मैंने, पहले R को लिखा R, और पहले टेम्परेचर कितना था 250 केल्विन, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये पहले की इक्वेशन है जब शुरुआत में डायटोमिक गैस थी, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, बाद में प्रेशर कितना हो गया, बाद में प्रेशर कह रहा है कि बाद में प्रेशर हो गया, इसका प्रेशर आपको निकालना है, द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग गैस इज गिवन बाय P2, तो आपको P2 निकालना है, ठीक है। तो P2 वॉल्यूम कितनी हो गई डबल हो गए, तो P2 इंटू 2V1 इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स कितने होंगे अब ढंग से देखना, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत में कितने मोल्स लिए थे आपने 100 मोल्स लिए थे, 100 में से कितने डिसोसिएट हो गए, 100 में से डिसोसिएट हो गए 25, तो 100 मोल्स थे डायटोमिक के, तो 25 जो है ये तो डिसोसिएट हो गए, तो कितने बचे 75 बचेंगे, ये किसके मोल्स होंगे, ये मोल्स होंगे O2 गैस के, मतलब डायटोमिक गैस के, तो O2 गैस के 75 होंगे, और जो 25 डिसोसिएट हो गए थे उससे बने कितने, उससे 50 बने किसके O के मोनोटॉमिक के, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 75 किसके रह गए O2 गैस के, और 50 किसके बने 50 मोनोटॉमिक के बने। यहाँ लिखेंगे अपन R, और टेम्परेचर बाद में कितना था, टेम्परेचर बाद में था 2000, तो टेम्परेचर बाद में हो गया था 2000, ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 2P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 125 इंटू 2000 इंटू R अपॉन, यहाँ कितना बनेगा 100 इंटू 250 इंटू R, R और R क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 500, ठीक है, ये 500 बन जाएगा, ये कितना हो गया 125, और यहाँ ऊपर कितना बच गया था 20 बच गया था, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 250
ये बन जाएगा 250 और ये कितना बन जाएगा 50। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? अपना आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर 5 आ जाएगा। तो अपना ये जो रेशियो आएगा ये 5 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, यहाँ पे कुछ डेट भी लिख रखी है, इसका मतलब ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं इसको। फॉर एन आइडियल गैस द इंस्टेंटेनियस चेंज इन प्रेशर, प्रेशर इसका P था, वॉल्यूम इसका V था, दोनों के दोनों जो है इंस्टेंटेनियस बोल रहा है, मतलब ये चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल है। इज गिवन बाय द इक्वेशन dp/dv इक्वल टू माइनस AP। ठीक है, तो लिख लेते हैं dp/dv इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ऑफ AP। ठीक है, इफ P इक्वल टू P नॉट एंड V इक्वल टू 0 इज द गिवन बाउंड्री कंडीशन देन द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, बात किसकी कर रहा है? टेम्परेचर की, और दे क्या रखा है? प्रेशर वॉल्यूम कुछ दे रखा है। तो आप क्या करो, आप टेम्परेचर आपको निकालना है तो आप प्रेशर को हटा दो। ठीक है, क्योंकि आपको टेम्परेचर में कहीं ना कहीं इक्वेशन लानी पड़ेगी, क्योंकि बात टेम्परेचर की कर रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? dp/dv इक्वल टू माइनस AP था, तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, अगर मैं P को इस साइड लेके आ जाऊँ तो ऐसा बन जाएगा मेरे पास, देखो। और यहाँ पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी दे रखी हैं। चलो, तो दोनों साइड क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन कर दिया। इसको यूज़ करते हैं। पहले प्रेशर कितना था? P नॉट, है ना, और कह रहा है कि वॉल्यूम को 0 ले लो, बाद में वॉल्यूम को ले लो V, और बाद में प्रेशर कितना हो गया? P। बताओ, क्लियर है? तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ln P। ठीक है, लिमिट्स लगाएंगे P नॉट से लेकर P तक, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ A इंटू V। ठीक है, चलो, तो बन जाएगा ln ऑफ P बाई P नॉट, ln ऑफ P बाई P नॉट इज इक्वल टू माइनस AV। तो ln को अगर मैं हटा दूं तो कितना आएगा? P इज इक्वल टू P नॉट इंटू E की पावर माइनस AV, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो, ऐसा कुछ आ गया। लेकिन ये जो इक्वेशन आई ये प्रेशर में आई है, मुझे बात किसकी करनी है? टेम्परेचर की। तो अपन हमेशा एक इक्वेशन तो लगा सकते हैं जो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं आइडियल गैस की, तो PV इक्वल टू nRT होता है। तो P को क्या लिख सकते हैं? nRT बाई V। मोल्स कितने लेने हैं? कुछ दे रखा है इसने, मोल्स इसने दे रखा है 1, तो मोल्स को कर दो 1, मतलब ये कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब प्रेशर को आप लिख सकते हो RT बाई V। चलो, तो इसको लिख देते हैं। तो प्रेशर को लिख दिया मैंने RT बाई V इज इक्वल टू बन गया P नॉट इंटू E की पावर माइनस AV। तो T की वैल्यू बन जाएगी P नॉट बाई R, यहां कितना बन जाएगा? V इंटू E की पावर माइनस AV, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। तो आप देख सकते हो जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम का फंक्शन आ गया। अब टेम्परेचर की बात कर रहा है कि भाई टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं भाई? डिफरेंशिएट करते हैं, और किसके बराबर पुट करते हैं? 0 के बराबर। ठीक है, तो अपन इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करेंगे। तो आइए इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसको अपन किसके बराबर पुट करेंगे? 0 के बराबर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो P नॉट बाय R, P नॉट बाय R जो है ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो P नॉट बाय R ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगने वाला है? यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसको U मानेंगे, इसको V मानेंगे। ठीक है, तो V को लिखा पहले E की पावर माइनस AV, और V का कितना हो गया? 1 हो गया, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, V को लिखा और इसका डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? E की पावर माइनस AV। ठीक है, और चेन रूल भी लगेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस A आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आप क्या करो? P नॉट बाय R इंटू E की पावर माइनस AV, है ना, यहाँ लिख लो 1 माइनस AV इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो इसको 0 से इक्वेट करो। भाई ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 के बराबर होगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/A के बराबर। तो वॉल्यूम हो गया 1/A, मतलब अपने को पॉइंट मिल गया जहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो वॉल्यूम को लिख दो 1/A। अब आ जाओ दोबारा से, मेरे पास T की वैल्यू क्या थी? T की वैल्यू थी मेरे पास, T की वैल्यू थी P नॉट बाय R V इंटू E की पावर माइनस AV। ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T की वैल्यू हो जाएगी P नॉट बाय R, वॉल्यूम कितना था? 1/A था, तो इसको लिख दिया अपन ने 1/A, E की पावर माइनस A, वॉल्यूम को लिख दिया 1/A। बताओ A और A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर कितना हो गया? P नॉट अपॉन A E इंटू कितना आ गया? R। ये आंसर आ गया मेरा, P नॉट अपॉन AER। तो ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, तो उस अकॉर्डिंग चौथा वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, फिजिक्स कम थी लेकिन मैथमेटिक्स ज़्यादा थी। चलिए चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे, फॉर अ गिवन गैस एट 1 atm प्रेशर, ये केडीजी का क्वेश्चन है, आरएमएस स्पीड की बात हो रही है। तो आरएमएस स्पीड जो है वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड है। पहले टेम्परेचर कितना था, 127 था। 2 एटीएम प्रेशर कर दिया बाद में, ठीक है, टेम्परेचर इतना कर दिया, तो कह रहा है आरएमएस बताओ। अब कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोचो भाई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है। आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3RT बाय mw, ये फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे सर प्रेशर भी दे रखा है, तो प्रेशर भी दे रखा है तो अब सीधी सी बात है भाई, एक और फॉर्मूला होता है अपने पास, कोई मना नहीं कर रहा है, कितना 3p/ρ, ये वाला भी होता है, ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला होता है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आप तब लगाओ जब आपको दोनों चीज़ें पता हो, क्योंकि लोगों को दोनों चीज़ें पता नहीं होती और ये फॉर्मूला लगाने चलते हैं तो गलत आंसर आता है, हमेशा गलत आता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है प्रेशर की और नीचे डेंसिटी भी आ रहा है, और लोग क्या करते हैं, डेंसिटी को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई लिक्विड या सॉलिड नहीं है, ये गैस है, और गैस कंप्रेस हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है, तो इसकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो इस वाले फॉर्मूले को आप मत लगाओ। लगा रहे हो तो दोनों चीज़ें पता करो, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले को आप देखो तो ये वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को यूज़ करो, ठीक है। पहले कितनी थी आरएमएस, पहले आरएमएस इसकी कितनी थी, 200 थी, तो आप लिखोगे 200 इज इक्वल टू कितना हो गया, √3RT। बताओ टेम्परेचर कितना था, 127 था, तो 127 था तो ये कितना हो गया, 400 हो गया। केल्विन में करेंगे ना, अब और नीचे कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। चलो फिर क्या बोला इसने, 227 पे, 227 मतलब कितना हो गया केल्विन में, 227 हो गया, 500 हो गया। नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। बाद में आरएमएस वेलोसिटी को अपन लिख लेंगे VRMS। ये कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। दोनों को कर दो डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, VRMS अपॉन नीचे कितना आ गया, 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5/4, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो और अगर हम सॉल्व करें इसको तो आ जाएगा √5 और नीचे कितना आ जाएगा, 2, ये और ये कितना हो गया, कट गया, कितना आ गया, 100 आ गया। तो VRMS की वैल्यू कितनी आ गई, VRMS की वैल्यू आ गई 100√5 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ आ गया। बहुत आसानी से आंसर आ गया, तो 100√5। तो हमारा जो आंसर है सी वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, जो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उस पर काफ़ी कम क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जहाँ हम पढ़ते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी कंटेनर में अलग अलग स्पीड से चलते हैं, तो वैसे ही आपको एक ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, है ना। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, मतलब ये इसको आप लिख सकते हो dN/dV, ये dN/dV है, जैसा ग्राफ में आता था, आपने अगर पढ़ा हो तो dN/dV ऐसा ग्राफ दे रखा है, मतलब 0 से V0 तक ये ग्राफ बढ़ा स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये ग्राफ क्या हो गया, कांस्टेंट। चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी पार्टिकल्स विल हैव स्पीड्स बिटवीन 1.2 V0 एंड 1.8 V0, ठीक है। कितने पार्टिकल्स की स्पीड 1.2 V0 और 1.8 V0 के बीच की होगी। और इसने बोला है कि एक सैंपल ऑफ गैस है, उसमें n पार्टिकल्स हैं। तो एक चीज़ मुझे जो याद आ रही है, जो अपन यूज़ करेंगे, कि जो ग्राफ है इसका जो एरिया होता है, ये एरिया क्या देता है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ये अपन ने पढ़ा है कि जो ग्राफ का जो एरिया है, जो ग्राफ है इसका जो एरिया है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है। तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालें इसका एरिया, चाहे तो आप ट्राइंगल और स्क्वायर करके कर लो या ट्रेपीजियम कर लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये साइड कितनी हो गई, V0, ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड कितनी हो गई, V0, और ये कितनी हो गई, 2V0, तो कितनी हो गई, ये वाली साइड हो गई 3V0, और ये वाला कितना हो गया, इसको बोल दिया अपन ने A। ये देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा कुछ। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से कुछ आ जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने पार्टिकल्स है 1.2 और 1.8 V0 के बीच में। 1.2 V0 ऐसा कुछ होगा और 1.8 V0 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कितने पार्टिकल्स हैं, तो कितने पार्टिकल्स होंगे, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो एरिया होगा वही तो देता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 1.2 है, ये 1.8 है, तो ये जो साइड आ जाएगी, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 0.6 V0, ये साइड आ गई 0.6 V0, और ये कितना हो गया बताओ, ये ए हो गया। तो बेसिकली ये तो रेक्टेंगल बन गया। तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितने थे, N1 थे, तो N1 जो होगा वो एरिया होगा। तो एरिया N1 एरिया कैसे निकालेंगे, N1 की वैल्यू हो जाएगी N1 लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ ऐसा कुछ आ जाएगा, ये N1 हो जाएगा और ये N था।
ठीक है। तो मेरे को n1 की वैल्यू बतानी है, किसके टर्म्स में, n के टर्म्स में, ठीक है। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशन को लिखो। अपने पास इक्वेशन क्या थी, अपने पास थी 3v0, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ मैं 3v0 इंटू a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n, 2 को सेट भेज दिया, ठीक है। तो a इंटू वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 2n/3, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। a v0 की वैल्यू बन गई 2n/3। यहाँ पे मैं देखूँ तो a v0 बन रहा है, तो आप लिखोगे n1 की वैल्यू बन जाएगी 0.6 इंटू a v0 को क्या लिखोगे आप 2n/3, तो n इसको आप लिख लोगे 0.6, a v0 को लिख सकते हो आप 2n/3 लिख सकते हो। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 0.2, तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.4n, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो 0.4n, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो गया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रखा है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R है और स्टेट है गैस की कितनी P है। फिर दे रखा है Cp माइनस Cv दे रखा है 1.1 R और गैस की स्टेट दे रखी है Q। आर द टेम्परेचर्स इन 2 डिफरेंट स्टेट्स P एंड Q। देन चलो, तो अगर मैं कोई गैस ले लूं, कोई भी गैस ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी गैस ले लो, तो हमने पढ़ रखा है जो भी गैसेस दुनिया में पाई जाती है सारी की सारी गैसेस रियल होती हैं। आइडियल गैस तो सिर्फ एक कंसेप्ट होता है, ऐसी कोई गैस नहीं होती। तो कोई भी गैस अगर आप ले लो तो वो रियल ही होती है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। लेकिन जो रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो अपन पढ़ते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो रियल गैस है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, वॉल्यूम होना चाहिए हाई, प्रेशर होना चाहिए लो, इस टाइप से कुछ कंडीशंस होती थी। तो एक और चीज याद करो कि अगर मैं लिखूं Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये जो है, ये जो रिलेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है, ये रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। तो ये कह रहा है कि Cp माइनस Cv R था जब स्टेट P थी। तो गैस मेरे पास मान लो ऑक्सीजन गैस है, तो Cp माइनस Cv कह रहा है R के बराबर आ रहा है जब स्टेट कितना था P था, और Cp माइनस Cv इतना आता है जब स्टेट था Q। तो सीधी सी बात है, देखो ये वाला कंडीशन कब आएगी, ये वाली कंडीशन तब आएगी जब ऑक्सीजन गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी, और ये वाली कंडीशन कब आएगी जब ऑक्सीजन गैस नॉर्मल बिहेव करेगी, क्योंकि वो तो रियल गैस होती है और रियल गैस में Cp माइनस Cv तो R आता नहीं है। तो बेसिकली ऑक्सीजन गैस इसके बराबर कब आएगी, मतलब Cp माइनस Cv के इक्वल टू 1.1 R, ये कब आएगा जब टेम्परेचर नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल कंडीशंस हो, और Cp माइनस Cv इक्वल टू R ये तब आएगा जब ये आइडियल की तरह बिहेव करे, और आइडियल की तरह बिहेव करने के लिए टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो ये जो कंडीशन है ये तब आएगी जब टेम्परेचर हाई होगा, और यहाँ टेम्परेचर जो होगा ये बहुत ही कम होगा या फिर नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो आप लिखोगे टेम्परेचर जो स्टेट P में होगा वो Q से तो ज्यादा ही होगा, तो Tp इज ग्रेटर देन Tq। कई लोग इसमें फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला है ही नहीं। इसमें तो आपको बस ये पता करना है कि गैस किस टाइप से बिहेव कर रही है, आइडियल की रियल। तो यहाँ पे आइडियल बिहेव कर रही है तो यहाँ टेम्परेचर हाई होगा, या रियल बिहेव कर रही है तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, Tp इज ग्रेटर देन Tq। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मीन फ्री टाइम टाउ, मीन फ्री टाइम के बारे में पूछा है, दैट इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अपना जो सक्सेसिव टाइम होता है बिटवीन कोलिजन्स, मीन फ्री टाइम और टेम्परेचर के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सोचेंगे बच्चों, याद करो, एक आपने पढ़ा था मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता था, 1/√2 पाई n इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ होता है। तो अज्यूमिंग मीन फ्री पाथ क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज मान लेते हैं चेंज नहीं हो रही, तो हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम या मीन फ्री टाइम आएगा, तो मीन फ्री टाइम कैसे निकाल सकते हैं अपन। मीन फ्री पाथ क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितना चला कोलिजन के पहले, तो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा मीन, जो कि मैंने पीछे लिखा था, और कितनी स्पीड से चला, आरएमएस स्पीड से चला, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो कांस्टेंट है, और आरएमएस का फॉर्मूला जानते हो, आरएमएस का फॉर्मूला होता है √3RT/mw, ऐसा कुछ होता है। तो मैं बोलूंगा जो टाउ है, ये टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, √1/t पे, ठीक है। टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, √1/t पे, ठीक है। तो अब मुझे ग्राफ देखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो 1/√t टाउ और 1/√t, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/√t। ठीक है, 1/√t को आप मान लो x और टाउ को आप मान लो y। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx जो होता है ये अपना एक ग्राफ होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो रीजन से पास करती है। तो ये जो टाउ है और 1/√t का जो ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो रीजन से पास करेगा। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। टू थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आर शोन इन द फिगर, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस ए एंड बी आर सी एंड सी बी। ठीक है, दो प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन, है ना। एक प्रोसेस है ये ए और एक प्रोसेस है कि ये बी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी इसकी कितनी है, सी ए और सी बी। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर सी पी एंड सी बी, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमें सी ए, सी बी, सी पी, सी वी इन सबको कंपेयर करना है। ऐसे अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज याद करो, जब भी हमें प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है तो हम उसको मान लेते हैं पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, तो यहां भी हमें देख के कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, बस 2 ग्राफ बना के रखे हुए हैं लॉग पी और लॉग वी का, तो हमें यहां समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोसेस कैसा है। तो आइए इसको पहले समझते हैं। अगर मैं ये वाला देखूं तो ये वाला ग्राफ मेरा बी का था और ये वाला ग्राफ किसका था, ए का। आओ चलो बी की बात करने पहले। तो बी का जो ग्राफ है आप देख सकते हो, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो आप लिखोगे y इक्वल टू mx टाइप का होगा, तो log p इज इक्वल टू log v के बराबर। इसको y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 10/45 1 होता है। तो मैं b के लिए लिख रहा हूं, तो b के लिए मैंने ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, log में अगर दोनों साइड हटा दूं तो ऐसा कुछ आ जाएगा, p इज इक्वल टू v, ऐसा कुछ आ जाएगा। और v को इस साइड लेके आ जाऊं तो p v की पावर -1 इक्वल टू सम कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक याद करो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता था ऐसा कुछ होता था, पी वी की पावर x बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पे x होता था कौन सा, वॉल्यूम के ऊपर जो पावर आ रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर आप इसका c निकालना चाहते हैं, दैट इज द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस, तो कितना होगा c, क्योंकि b वाला प्रोसेस है तो सी बी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स करके आएगा। ये फॉर्मूला होता था, और x की वैल्यू कितनी है, -1, तो सी बी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाय 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये तो आ गया सी बी। ठीक है, चलो अब a की बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप देखोगे ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रहा है। इक्वेशन क्या आने वाली है, y इक्वल टू mx, लेकिन ये जो एंगल है आप देखोगे ये वाला जो एंगल है 45 से ज्यादा है, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो कैसे लिखेंगे, अपन कुछ ऐसा लिखेंगे, log p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मैं k मान लेता हूं, इंटू log v। और ये जो कांस्टेंट होगा, बेसिकली ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है ये ग्रेटर देन 1 है। पहले केस में जो कांस्टेंट था जो बी वाले में था वो 1 था, क्योंकि स्लोप क्या था, tan 45। अब यहाँ पे स्लोप आ जाएगा tan थीटा, और थीटा 45 से ज्यादा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log p इज इक्वल टू log v की पावर कितना आ गया, k। log हटा दो तो आ जाएगा p v की पावर -k इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि x के ऊपर v के ऊपर पावर कितनी आ रही है, -k, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -k। ठीक है, और k जो है वो 1 से बड़ा है, तो आप ये बोलोगे जो x होगा ये 1 से -1 से छोटा होगा। जैसे k को अपन 2 मान ले तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, तो x जो होगा वो -2 आ जाएगा, और -2 तो -1 से छोटा होता है, तो ये जो x होगा ये लेस देन -1 होगा, ऐसा अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखें तो सी ए इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x जो है ये आप देखोगे -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो ये वाली जो क्वांटिटी बनेगी ये 2 से कम बनेगी, ये 2 से ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ये -1 से छोटा है। ठीक है, या फिर एक काम करो, आप इसको कुछ एग्जाम्पल से लेके कर लो। एक काम करते हैं, k को मान लेते हैं, k को अपन एक काम करते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लिया। ठीक है, k को हमने क्या कर लिया, 2 अज्यूम कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो -2। तो ca की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ca इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू -2 थी, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो, और cb कितना आ रहा था, cb इतना आ रहा था, और ca इतना आ रहा था। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, तो देखोगे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो cb होगा वो ca से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। ठीक है,
अब आप एक चीज़ अगर देखो तो यहाँ पे Cv जो है Cv प्लस आर बाई टू, Cp क्या होता है, Cv प्लस आर होता है। मैं ये बोल सकता हूँ ये जो चीज़ आ रही है ये Cp से कम आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ आप निकाल रहे हो ये भी चीज़ Cp से कम आ रही है, तो आप बोल सकते हो Cb जो है वो Ca से तो बड़ा है ना, और Cp जो है ये Cp से छोटा है, और Ca जो है वो Cp से छोटा है। तो ऐसा कुछ अपन बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। Cp इज ग्रेटर देन Cb इज ग्रेटर देन Cv, ये ऑप्शन सही लग रहा है। Ca इक्वल टू 0 ये तो गलत हो गया। Cp इज ग्रेटर देन Cv और Ca इक्वल टू Cb ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। Ca इज ग्रेटर देन Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मेरा जो ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, करेक्ट, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैलोरीमेट्री से आपके सामने आ रहा है। 300 ग्राम था पानी, कितने पे, 25 डिग्री सी पे, और इसमें हमने 100 ग्राम ऑफ आइस मिक्स कर दिया, तो हमारे पास 300 ग्राम था वाटर, कितने पे था, एट 25 डिग्री सी, और इसको हमने मिक्स कर दिया कितने से, 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अज्यूम कर लो कि फाइनल टेम्परेचर हो गया 0। मैं यहां पे एक अजम्पशन मान रहा हूं, एक अजम्पशन मान रहा हूं कि टेम्परेचर मिक्सचर का क्या आ गया, 0 मान लेते हैं, उससे पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ऐसा माना कि हीट एक्सचेंज हो गई है। हीट लेगा कौन, देखो आइस है, आइस का टेम्परेचर कम है 0, और पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आइस हीट लेगा, और जो वाटर है वो हीट छोड़ेगा, हीट रिलीज करेगा। ये हीट लेके क्या करेगा, इसका टेम्परेचर तो 0 है, तो आइस जो है ये इसका टेम्परेचर 0 है, सबसे पहले पानी बनेगा, है ना, सबसे पहले पानी बनेगा। तो पहले आइस की बात करते हैं। तो आइस को हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो हीट रिक्वायर्ड निकालें। तो हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, m, क्योंकि यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो m इंटू क्या लिखोगे आप, LF कितना होता है, 80 होता है, तो कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। मतलब 100 ग्राम अगर आइस है, इसको अगर पानी बनना है तो 8000 कैलोरी की हीट चाहिए होगी। अब देखते हैं 8000 क्या मेरे पास है। चलो तो पानी को देखते हैं, पानी कितना था, 300 ग्राम था। अब मैं देखूंगा हीट अवेलेबल कितनी है, हीट अवेलेबल कैसे निकालेंगे, मास कितना था, 300 था, ये पानी का मास हो गया। पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1, ठीक है, कैलोरी में, और ये 25 पे था। हमने माना कि फाइनल टेम्परेचर हो गया 0, तो 25 से इसको 0 पे आना है, तो आप लिखोगे 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 करके लिखोगे तो आ जाएगा 300 इंटू कितना आ गया, 25, 300 इंटू 25 ये कितना हो गया, 7500, तो 7500, ठीक है। तो 7500 कैलोरी हीट है इसके पास, और चाहिए कितनी, ये रिक्वायर्ड है और हमारे पास है इतनी। तो सीधी सी बात है, इसको ज़रूरत ज़्यादा की है लेकिन हमारे पास है कम, ठीक है। तो होगा क्या, पूरी आइस को पानी बनने के लिए हीट चाहिए 8000, लेकिन हम दे कितना सकते हैं, हम 7500 ही दे सकते हैं। इसका मतलब पूरी की पूरी जो आइस है वो पानी नहीं बन सकती, क्योंकि चाहिए था 8000 और है कितना, 7500। इसका मतलब पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं करेगी। इसका मतलब जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर में आइस भी होगा और वाटर भी होगा, ठीक है, और आइस और वाटर तो साथ साथ एक ही टेम्परेचर पे रह सकते हैं, दैट इज 0 डिग्री सी। तो इसका मतलब 0 डिग्री सी होगा टेम्परेचर का, जो फाइनल मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सी। तो मैं बोलूंगा आइस प्लस वाटर होगा कितने पे, 0 डिग्री सी पे, ठीक है, क्योंकि चाहिए था 8000 और मिला कितना, 7500, इसलिए पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ, तो कुछ आइस रहेगा और कुछ पानी रहेगा, और दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 0 डिग्री सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पॉलीएटॉमिक गैस बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई इसके 24 वाइब्रेशनल मोड्स है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आप 6 लिखते हो, ये क्या मान के लिखते हो कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वैसे तो अपन 6 मानते हैं, लेकिन यहाँ तो इसने बोल दिया वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने दे रखे हैं, मेरे को 24 दे रखे हैं। अब याद करिए, आपने पढ़ा होगा कि हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मोड कितने हैं वाइब्रेशन के, 24, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाली कितनी होगी, 2 टाइम्स, हर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 2 गुना होती है, ठीक है। तो यहाँ 24 है, तो 24 का 2 गुना कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे। टोटल का मतलब क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। ट्रांसलेशन रोटेशन की वजह से मिला के तो 6 आती है, और अगर आप वाइब्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं तो वाइब्रेशन को कंसिडर करने के बाद कितनी आ रही है, 48 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
बताइए 54 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको क्या निकालना है, गामा। गामा याद करो, गामा होता था CP/CV। और पहले CV निकालें तो CV का फॉर्मूला होता था FR/2, या F कौन सा आने वाला है, टोटल। तो टोटल कितना है 54, तो अपना आंसर कितना आ गया 27R। ठीक है। CP की वैल्यू कितनी होती है, CP की वैल्यू होती है CV + R, तो कितना हो गया 28R, ऐसा कुछ हो गया। CP आ गया, CV आ गया, गामा निकाल सकते हैं। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज CP/CV, मतलब कितना आ जाएगा 28/27, 28/27। तो कितना आ जाएगा ये 28/27, अगर मैं देखूं तो 1 से थोड़ा सा ही बड़ा, दैट इज 1.03। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एज n0 e⁻⁻⁴ α r⁴ देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू। बच्चों क्वेश्चन बहुत जोरदार है ना, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बेसिकली हमें कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन देख के तो आपको लग रहा होगा ये केटीजी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करना है डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, कैसे करना है डायमेंशनल एनालिसिस से मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको वैसे सॉल्व करने बैठेंगे स्फेरिकल क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन करके, एलिमेंट्स लेके आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर ये इंटीग्रेशन करना एग्जाम में स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में पॉसिबल नहीं है, और हो सकता है उसका इंटीग्रेशन आप कर भी ना पाए ढंग से। तो इसको आपको करना है डायमेंशनल एनालिसिस से। कैसे करेंगे देखते हैं। इसने बोला नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी पहले बताओ, नंबर डेंसिटी क्या होता है। नंबर डेंसिटी होता है कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं और कितनी वॉल्यूम में, तो n/v करके। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, n का तो कुछ भी नहीं होगा, वॉल्यूम का L³ होता है, तो L⁻³ हो जाएगा, ये n का हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है नंबर डेंसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एज ऐसे। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो तो n एज अ फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू n0 e⁻⁻⁴ r⁴ ऐसा कुछ आ रहा है। हमने पढ़ा है कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर मैथमेटिकल लॉगरिथमिक जितने भी फंक्शंस होते हैं सबके सब, और उन फंक्शंस और उनके इनपुट्स जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये बेसिकली इनपुट है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है, तो अल्फा इंटू r⁴ ये जो होगा ये डायमेंशनलेस होगा। तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस होगा तो आप इसको 1 लिखोगे। तो अल्फा r को क्या लिखोगे आप, L⁴ इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई L⁻⁻⁴। ये अल्फा आ गया आपके पास, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नंबर डेंसिटी का आ गया। अब एक और चीज देखो, ये जो n है और जो n0 है इनका तो सेम होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज लिख सकता हूँ कि जो n होगा और n0 होगा, n का क्या आया था L⁻⁻⁴, तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का सेम होगा, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L⁻⁻⁻3। बताइए क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके प्रोपोर्शनल होंगे। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डायमेंशनलेस होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो पहला ऑप्शन कितना दे रखा था, n0 इंटू α⁻3। n0 का कितना था, देखो n0 का था L⁻3, तो इसको अपन लिखेंगे, ये बन जाएगा L⁻3। अल्फा का कितना था, अल्फा का आया था L⁻4, तो L⁻4 और इसके ऊपर पावर -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा L⁻3, और ये कितना हो जाएगा L⁻12। ठीक है, तो ये तो डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखो तो थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में इसने दे रखा है n0 अल्फा, इसकी पावर दे रखी है -3/4। इसको देखते हैं, n0 जो था, n0 की वैल्यू कितनी थी, डायमेंशनल फॉर्मूला था L⁻3। ठीक है, अल्फा का कितना होगा L⁻4, और इस पे पावर कितनी हो गई -3/4। बताओ 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो L⁻3, और ये कितना हो जाएगा L³, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये तो डायमेंशनलेस आ गया भाई, सब कुछ कट गया, मतलब ये तो 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, डायमेंशनलेस। तो मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो बच्चों आपको ऐसे करने हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ता है कि अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस लगाएं तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। हर बार फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है,
एक ग्राफ आपको दे रखा है और ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ABCA। ABC एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस A से B गए, B से C गए, C से A गए, ठीक है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अलोंग द पाथ CA में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो कितना है, -180 जूल्स, ठीक है। द गैस एब्जॉर्ब्स 250 जूल ऑफ हीट अलोंग द पाथ AB and 60 joules along the path BC. Then the work done on by the gas along the path ABC is, अपने को वर्क डन बताना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये वर्क डन की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ लगाओ फर्स्ट लॉ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। आपको निकालना क्या है, वर्क डन। फर्स्ट लॉ लगाने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो आपको वर्क डन कौन सा निकालना है एक बार लिख लो। ये जो वर्क डन निकालना है आपको कौन से पाथ में निकालना है, ABC, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे हीट एब्जॉर्ब्ड कौन से पाथ में, ABC में, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप डेल्टा U, ठीक है। डेल्टा U आप लिखोगे ABC, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो U होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ ABC लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको ये देखना है कि मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था, A था, और फाइनल पॉइंट C था। तो आप यहाँ पे इसको AC भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, UC माइनस UA, फाइनल माइनस इनिशियल, ये बन जाएगा वर्क डन इन ABC, ठीक है। अब बेसिकली आपको हीट के बारे में, हीट निकालनी है तो काम हो जाएगा। हीट के लिए इसने बोल रखा है द गैस एब्जॉर्ब्स 250 जूल ऑफ हीट अलोंग द पाथ AB। अब हीट जो है ABC पाथ में देखनी है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हीट इन AB प्लस हीट इन BC। तो हीट AB में कितनी एब्जॉर्ब हुई है, देखो, द गैस एब्जॉर्ब्स 250 जूल ऑफ हीट अलोंग द पाथ AB, ठीक है। तो 250, तो आप कैसे लिखोगे, 250 प्लस BC एंड 60 जूल अलोंग द पाथ BC। तो यहां पे कितना हो गया, 60। यहां पे आप लिखने वाले हो UC माइनस UA। अब एक चीज पे ध्यान दो, इसने बोला है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अलोंग द पाथ CA। इसने बोला है अलोंग द पाथ CA, मतलब इनिशियल पॉइंट हो गया अपना C और फाइनल पॉइंट क्या हो गया A। मतलब इसने बोल रखा है UA माइनस UC की वैल्यू कितनी है, -180 है। तो UC माइनस UA की वैल्यू कितनी होगी, UC माइनस UA की वैल्यू हो जाएगी 180 जूल्स। UA माइनस UC कितना था, -180, तो उसको उल्टा करेंगे तो UC माइनस UA कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, क्योंकि अपने को यही चाहिए। देखो UC माइनस UA, तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 180 प्लस वर्क डन इन द पाथ ABC, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310 इज इक्वल टू 180 प्लस वर्क डन इन पाथ ABC। तो वर्क डन इन पाथ ABC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 जूल, ठीक है। तो 130 जूल आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस, नोट किया जाए हीलियम गैस की बात कर रहा है। बोलो कौन सी गैस है ये, नेचर क्या है इसका, मोनो डाई ट्राई मोनो है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सी गैस है, मोनो है। जैसी आए कोई गैस वहीं पे उसको देख लो कौन सी गैस है और याद कर लो, है ना, जो हमने पढ़ा था CP इसका कितना होना चाहिए, F कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। 5.6 लीटर थी हीलियम गैस एट STP, ठीक है। तो आगे मैं नहीं बढ़ता, यहाँ से मेरे को एक चीज़ याद आ रही है जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि STP पे अगर 22.4 लीटर की कोई गैस होती है, 22.4 लीटर अगर हो, तो वो 1 मोल ऑक्यूपाई करती है, या 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 होती है, ऐसा हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यूनिटी मेथड से देखें तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे, 22.4, 1/22.4, और 5.6 में कितने होंगे, तो 5.6 लीटर में होंगे 5.6/22.4, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/4। ये 1/4 हो गया। तो देखो हमने क्वेश्चन अभी आधा भी नहीं पढ़ा और कुछ कुछ चीज़ें अपने को अभी समझ में आ गई। एक बात तो पता लग गई कि मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 1/4, और ये अपनी हीलियम गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अपने पास 3 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि इट इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू 0.7 लीटर, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस टू बी T1, देन फाइंड आउट द वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है। चलो तो हम यहाँ फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, एडियाबैटिक का फॉर्मूला क्या होता है, TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। गामा कितना होता है, ये तो F है, गामा कितना, गामा कैसे निकालेंगे, CV का फॉर्मूला क्या होता है, FR/2, तो CV आ जाएगा 3R/2 और CP कितना आ जाएगा 5R/2। मतलब अगर आप गामा निकालो दैट इज CP/CV, तो गामा की वैल्यू याद होनी चाहिए वैसे तो, कितनी हो गई बोलो, 5/3 हो गई। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है।
पहले टेम्परेचर कितना था, पहले टेम्परेचर था T1, तो T1 लिख दिया। पहले वॉल्यूम कितनी थी 5.6 थी, गामा की वैल्यू 5/3 -1 2/3। बाद में टेम्परेचर मान लो T2, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम कितना था बाद में 0.7, तो 0.7 इसकी पावर कितनी हो गई बताओ 2/3। तो T2 निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी T1, इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 की पावर कितना हो गया 2/3 हो गया। तो T2 इज इक्वल टू T1, ये बन गया 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2/3, 3 और 3 कैंसल, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन से अपने को ये पता लग गया कि भाई वॉल्यूम कम हो गई है तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा। टेम्परेचर कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ T1। अब निकालना क्या है, निकालना है अपने को वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो। वर्क डन का फॉर्मूला होता था NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, ये फॉर्मूला होता था। N की वैल्यू कितनी है निकाल चुके हैं, N की वैल्यू थी 1/4, R को लिखा R, डेल्टा T, डेल्टा T क्या है, डेल्टा T मतलब चेंज हो गया। बाद में टेम्परेचर कितना था 4T1, पहले कितना था T1, तो NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। गामा की वैल्यू कितनी थी, गामा की वैल्यू थी 5/3, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ऊपर देखो 3 बन जाएगा, तो बन जाएगा 3RT1, ठीक है। यहाँ आपके पास 4 था, यहाँ कितना बन जाएगा -2/3, तो कितना आ जाएगा ये वर्क डन आ जाएगा -9RT1 अपॉन कितना आ जाएगा 8, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इन द प्रोसेस, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा -NRT1/8। कह रहा है द वर्क डन इन द प्रोसेस, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन पूछ रहा है, सिस्टम का नहीं पूछ रहा है। तो ये तो जो आपने वर्क डन निकाला है ये सिस्टम का निकाला है, एक्सटर्नल पूछ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 9/8RT1, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो एक ग्राफ का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का अगेन क्वेश्चन है ये। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन द इनिशियल स्टेट A अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA। देखो साइक्लिक प्रोसेस है ABCA, साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है। इट्स प्रेशर एट A इज P0। A पे जो प्रेशर था वो कितना था P0 था, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कितना है P0 है। इट्स प्रेशर एट A इज P0, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। A पे वॉल्यूम कितनी थी V0, टेम्परेचर था T0 और प्रेशर कितना था P0। चलिए ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। ग्राफ तो इन्होंने V और T का दे रखा है। इंटरनल एनर्जी एट A एंड B आर द सेम। इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर आप देखो A और B ग्राफ सीधा जा रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, तो आप बोलोगे A से B तक, A से B तक टेम्परेचर क्या था कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर था कांस्टेंट। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो होगी वो तो सेम रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो आप बोलोगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट A एंड B आर द सेम। ये तो करेक्ट आंसर है भाई, ये तो करेक्ट है। तो वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस AB, AB कौन सा हो गया AB हो गया। ये वाला अगर आप ढंग से देखो तो यार ये वाला तो आइसोथर्मल है ना, ये तो आइसोथर्मल है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आइसोथर्मल का सोचो फॉर्मूला क्या होता था, आइसोथर्मल का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला होता था। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में आपको पीवी के टर्म्स में दे रखा है, वैसे हमारा फॉर्मूला होता था याद करिए NRT ln V2/V1, ये वाला फॉर्मूला होता था, ठीक है। NRT को PV भी लिख सकते हैं क्योंकि PV NRT होता है। तो अगर मैं देखूं A वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना था P0 और वॉल्यूम कितना था V0, तो NRT की वैल्यू PV भी तो लिख सकते हैं। तो पहले प्रेशर कितना था P0 और बाद में कितना था, सॉरी पहले प्रेशर था P0 और वॉल्यूम कितना था V0, PV तो कांस्टेंट रहता है ना। तो NRT की वैल्यू हमने क्या लिख दी P0 V0, तो वर्क डन हो गया P0 V0 ln, आपको A से B जाना है तो B पे आप जाओगे तो वॉल्यूम 4 गुना हो गई और पहले वॉल्यूम कितनी थी V0, तो कितना हो जाएगा ln 4 हो जाएगा। तो ये भी आंसर आ गया अपना, ठीक है। NRT ln V2/V1 होता है, NRT को PV लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है ये भी करेक्ट है। चलो प्रेशर एट C इज P0/4 एंड टेम्परेचर एट C। अब दोनों जो बातें बोल रखी हैं वो बेसिकली इस पॉइंट के बारे में बोल रखी हैं, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखो B से C तक तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा और स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ज़रा सा देख के इस दिमाग में फीलिंग तो आती है कि ये जो ग्राफ है हमने पढ़ा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है और अगर हम VT ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो बनता है उसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा ये जो ग्राफ है क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तब तो ठीक है,
अगर ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसने बोला प्रेशर एट सी इज P0/4। ठीक है, ये ग्राफ के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है। यहाँ देखो, यहाँ वॉल्यूम कितनी थी V0, यहाँ टेम्परेचर इसने दे नहीं रखा है ना। यहाँ वॉल्यूम कितनी थी 4V0 और टेम्परेचर था T। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर था P0, आप बोलोगे टेम्परेचर तो है कांस्टेंट, वॉल्यूम 4 गुना हो गई तो प्रेशर कितना हो गया होगा, P0/4। कौन सा लॉ लगा दिया, बॉयज लॉ। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P0/4 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 सब जगह होगा, लेकिन उसके लिए इस ग्राफ को ओरिजिन से पास होना पड़ेगा। और अगर ओरिजिन से पास होता तो डॉटेड लाइन बना के दिखा रखा होता कि ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं बता रखा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं बोल सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा। टेम्परेचर सी इज T0/4। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम 1/4 हो गई है तो टेम्परेचर भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमें इस बारे में, इस ग्राफ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शन के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है पीवी। आपके सामने एक पीवी ग्राफ दे रखा है, दिख रहा है आपको। द अबव पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विद एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस है, देखो मोनोटॉमिक गैस दे रखा है। आपको बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल। ये कह रहा है कि सोर्स से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सोर्स क्या होता है, हीट देता है। ठीक है, सोर्स बेसिकली यहां लिख देते हैं, सोर्स क्या होता है, सोर्स जो है वो हीट प्रोवाइड करेगा, किसको, सिस्टम को। मतलब यहां पे बेसिकली सवाल है वो ये है कि सिस्टम के अंदर कितनी हीट आई है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है सिस्टम के अंदर कितनी हीट आई है। तो अगर हीट आती है तो हीट, इफ हीट इज सप्लाइड, अगर हीट सप्लाई होती है टू सिस्टम, तो वो वाली जो हीट होती है इसको अपन क्या मानते हैं, इसको पॉजिटिव मानते हैं। तो आपको वो वाली हीट लेनी है जो पॉजिटिव होगी। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। ठीक है, एक साइकिल दे रखी है तो इसको कहीं से भी चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इस टाइप से अपन कर लेते हैं, ऐसे देखो। ठीक है, अब द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल इज, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आप डी से सी देखें, डी से सी देखें तो बताइए वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। मतलब ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस क्या हो गया, आइसोबारिक हो गया। ये प्रोसेस क्या हो गया, आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक हो गया। बताओ प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फॉर्मूला होता है ना PV = nRT, PV = nRT। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब हीट यहाँ पे आई होगी। यहाँ पे हीट आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा QP = NCP ΔT। याद करो, NC ΔT करके एक फॉर्मूला होता था ना। ये प्रोसेस क्या हो गया, ये तो आइसोबारिक हो गया, तो हीट सप्लाइड को क्या बोल सकते हैं, NCP ΔT। कौन सी गैस थी अपनी, ये अपनी गैस थी, ये मोनोटॉमिक थी। और मोल्स कुछ दे रखे हैं, यहाँ पे मोल्स दे रखे हैं, मोल्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे CP की वैल्यू क्या लिखेंगे, मोनोटॉमिक है तो मोनोटॉमिक के लिए आप लिखोगे 5R/2 इंटू कितना आ जाएगा, ΔT। NR ΔT को क्या लिख सकते हैं, देखो 5/2 बाहर निकाल लो। NR ΔT को क्या लिख सकते हैं, P2V2 - P1V1। ठीक है, तो बाद में अगर मैं देखूं, बाद में प्रेशर कितना हो गया P0 और वॉल्यूम कितना हो गया 2V0, तो आ जाएगा 2P0V0। पहले कितना हो गया P0V0, तो आ जाएगा P0V0। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 5/2 P0V0, ये हो जाएगा। मतलब इतनी हीट सप्लाई हो रही है इसमें। ठीक है, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक देखो, बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट था, ये वाला जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा, ये वाला प्रोसेस क्या होगा, आइसोकोरिक। ये वाला प्रोसेस हो जाएगा आइसोकोरिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, PV = nRT होता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ा है कि नहीं, बताओ प्रेशर बढ़ा, अगर प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब इस वाले पार्ट में टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब हीट आई होगी। और ये जो हीट है, ये हीट कैसे लिखोगे आप, डेल्टा QV = क्योंकि आइसोकोरिक था तो NCV ΔT करके लिखेंगे। ठीक है, CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू होती थी 3R/2 इंटू यहाँ आ जाएगा ΔT। तो 3/2 बाहर, NR ΔT। NR ΔT को क्या लिख सकते हैं, P2V2 - P1V1। ठीक है,
तो आप लिख सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1। पहले प्रेशर कितना था P0, वॉल्यूम कितना था 2 V0, बाद में प्रेशर कितना हो गया 2 P0, वॉल्यूम 2 V0, तो कितना हो जाएगा 4 P0 V0, है ना। बाद में प्रेशर 2 P0, वॉल्यूम 2 V0, तो 4 P0 V0 माइनस 2 P0 V0, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 P0 V0। मेरा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हीट आई है इसमें वो कितनी आई है 3 P0 V0, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां से यहां तक बताइए प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम घटी है, वॉल्यूम घटी है, तो यहां मैं उल्टा देखूंगा, अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होगी, तो ये वाला अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि बोला जा रहा है हीट सप्लाइड, ठीक है। अब यहां से यहां देखो, अगर आप ए से डी, तो ए से डी देखोगे आप तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर अगर कम होगा तो यहाँ भी हीट रिलीज होगी। बेसिकली आपको यहाँ पे और यहाँ पे बात करनी है क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में हीट आ रही है और एक साइकिल है, तो ये हीट आ रही है तो हीट को रिजेक्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि यही होता था अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कुछ हीट आई है और कुछ हीट रिजेक्ट होनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हीट आई है और यहाँ पे हीट आई है और इन दोनों प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हुई है। हमसे कुछ कौन सा पूछा है कि हीट वो वाली बताओ जो सोर्स में आ रही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों को अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हीट सप्लाइड कितनी हो गई, हीट सप्लाइड कितनी हो गई, हीट सप्लाइड हो गई 5/2 P0 V0 प्लस 3 P0 V0, तो आंसर कितना हो जाएगा 11 P0 V0 अपॉन 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 11 P0 V0/2, तो मेरा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ग्राफ कौन सा दे रखा है, पीवी दे रखा है। क्या पूछा जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। देखने से लग रहा है साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे आपको एरो भी दे रखी है, ठीक है। ग्राफ आपको पीवी दे रखा है। साइकिल कैसे चल रही है बताओ, क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। साइकिल कैसी चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी साइकिल में वर्क डन जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जो साइकिल चल रही है कैसी चल रही है, ये क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। चलो क्या लिखें अपन लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा यू 0 हो गया। वर्क डन निकाल सकते हैं क्योंकि भाई ये जो ग्राफ है ये मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कैसे निकालते हैं, आप इस साइकिल के अंदर का एरिया देख लो, है ना, वही आपका वर्क डन होगा। तो अपन कैसे निकालेंगे, कंफ्यूज मत होना। देखने से हो सकता है लग रहा हो कि भाई ये सर्कल है, लेकिन सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। क्योंकि अगर आप इसको ढंग से देखो तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी 340 माइनस 60, ये कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको देखूँ तो ये आ जाएगी 280, ये 280 थी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी ये भी 280 थी। चलो तो ये तो सर्कल है, ये तो सर्कल है, दोनों ही बराबर आ रहे हैं मतलब सर्कल। कई बार क्वेश्चंस में ये दोनों अलग अलग आते हैं तो वहाँ एलिप्स लेके करना होता है। तो ये तो सर्कल है, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर इसका हो गया 280। तो रेडियस बताइए, रेडियस इसका कितना हो जाएगा, रेडियस इसका 140 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस इसका कितना है, देखो एक बार आप रेडियस ये वाला लोगे और एक बार रेडियस ये वाला लोगे। अब बोलोगे सर फर्क क्या है, फर्क वैसे तो नहीं है लेकिन यूनिट्स में फर्क है। ये वाला जो आप रेडियस लोगे तो कितना लोगे 140 और इसकी यूनिट क्या लोगे किलो पास्कल, मतलब 10 की पावर 3। और जब ये वाला रेडियस लोगे तो ये वाली रेडियस कितना लोगे 140 और इसकी यूनिट क्या लोगे सीसी लोगे। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब जो है इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर बन जाएगा -6, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा पाई 140 इंटू 140 इंटू 10 की पावर -3, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 14 और 14, ये कितना बन जाएगा 196, तो ये बन जाएगा 196 पाई, ठीक है। और ये 2 0 इससे चले जाएंगे तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 19.6 पाई। आपका आंसर बन जाएगा 19.6 पाई, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। 19.6 को लगभग 20 भी बोल सकते हैं और पाई का फॉर्मूला क्या होता है 3.14। तो आंसर कितना आएगा, आंसर लगभग 60 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये 20 हो गया और 3.14, आंसर लगभग 60 के आसपास आना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर सेकंड वाला करेक्ट होगा, ये मेरा आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है ये भी थर्मोडायनेमिक्स का है, क्योंकि बच्चों थर्मोडायनेमिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो थर्मोडाइनमिक्स की प्रायोरिटी है ना अच्छी खासी रखी गई है यहाँ पे। इन अ प्रोसेस द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, है ना, कितने मोल है, 1 मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस आर वेरीड अकॉर्डिंग टू Vt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, Vt इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है। इन द प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, देन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। ठीक है, तो आपको हीट एब्जॉर्ब के बारे में पूछा है, तो डेल्टा क्यू बताओ, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, NC डेल्टा टी करके होता है। C जो होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी होता है ना, C को क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और C की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, C की वैल्यू होती है CV अपॉन 1 R अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसे करके होती है। ठीक है, तो C की वैल्यू होती है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स ही होती है। लेकिन X क्या होता है, X के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, PV की पावर X कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम पे पावर कितनी बन रही है वो देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम पे पावर कैसे देखोगे, आपको क्या दे रखा है, Vt इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो Vt इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वॉल्यूम मुझे चाहिए, टेम्परेचर मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, बताओ, PV इज इक्वल टू nRT, n कितना है 1 है, तो PV इज इक्वल टू RT हो गया। तो T की वैल्यू कितनी हो गई, T की वैल्यू हो गई PV बाय R, तो T की वैल्यू हो जाएगी PV बाय R इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉन्स्टेंट, तो बन जाएगा P इंटू वी स्क्वायर, R उधर चले जाएगा क्योंकि कांस्टेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट नया एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो पी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कांस्टेंट, तो पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं P के ऊपर पावर 1 है और V के ऊपर पावर 2 है, उसको आप कंपेयर करोगे तो X की वैल्यू कितनी हो गई, बताओ, 2 हो गई, X की वैल्यू 2 हो गई। तो C की वैल्यू आप निकालोगे तो C की वैल्यू हो जाएगी, कौन सी गैस है ये, मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक का कितना होता है, 3R/2 होता है प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 2 थी तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3R/2 माइनस R, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, R/2 आ जाएगा। तो C की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास R/2। ठीक है, तो हीट कितना हो जाएगा, हीट हो जाएगा NC डेल्टा टी, N कितना था, 1 था, C कितना था, R/2 था, और यहाँ कितना आ जाएगा, डेल्टा टी, तो मेरा आंसर आ जाएगा R डेल्टा टी अपॉन 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा R डेल्टा टी अपॉन 2, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा थर्मो के ये जो क्वेश्चन है कैसे कर रहे हैं, पॉलीट्रॉपिक के क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन थर्मो का क्वेश्चन है, फिर से आपको एक ग्राफ दे रखा है, कौन सा, पीवी। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आपसे बोला जा रहा है कि दो प्रोसेस हो रहे हैं, है ना, एक ए वाला प्रोसेस और एक बी वाला प्रोसेस। इफ डेल्टा क्यू ए एंड डेल्टा क्यू बी आर द अमाउंट्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड by the system in the two cases and delta UA and delta UB are the changes in internal energies। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां से चले और जाना यहां पे, कैसे जा रहे हैं, एक बार ए से जा रहे हैं और एक बार बी से जा रहे हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो डेल्टा यू होता है, ये डेल्टा यू जो होता है ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो आप कैसे भी जाओ, आप चल तो यहां से रहे हो और जाओ वहां पे रहे हो, तो डेल्टा यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल फाइनल पॉइंट मेरे पास सेम है, तो डेल्टा यू ए वाला और डेल्टा यू बी वाला ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि भाई आपके जो दोनों पाथ्स हैं उनमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। देखो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो डेल्टा यू तो सेम आएगा। ठीक है ना, तो ये तो सही आ गया। अब आपको हीट के बारे में बोलना है, अब हीट के बारे में लोग सोच नहीं पाते, डेल्टा यू के बारे में तो सब लोग बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अगर आप देखो अपन ए वाले रास्ते से जा रहे हैं तो आप देखो ए वाले रास्ते से अगर हम जाएंगे तो इतना वर्क डन होने वाला है, ये ठीक है, इतना वर्क डन होने वाला है, ये आपका कर्व है, इसके नीचे नीचे का एरिया ये वाला वर्क डन होने वाला है। और अगर बी वाले रास्ते से जाओगे तो आप देखोगे इतना वर्क डन होगा ये। तो एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि जैसे हम बोलते भी हैं जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो ए वाला जो रास्ता था उसमें आपने देखा वर्क डन ज्यादा आ रहा है, देखो ये वाला, और बी वाले में वर्क डन कम आ रहा है। तो बी वाले में वर्क डन कम आ रहा है और ए वाले में वर्क डन ज्यादा आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि वर्क डन जो होगा वो ए वाले में ज्यादा होगा और बी वाले में कम होगा। आप यहाँ पे और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो डेल्टा यू ए इज इक्वल टू डेल्टा यू बी। ठीक है, डेल्टा यू जो है ये तो सेम है, तो डेल्टा क्यू जो है वो डिपेंड किस पे करने वाला है, डेल्टा डब्ल्यू पे। डेल्टा डब्ल्यू जो है वो किसका ज्यादा है, वो ए का ज्यादा है। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फिर क्योंकि वर्क डन ज्यादा है तो हीट
ज़्यादा लगेगी, तो डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपको, थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी कुछ हो गया है, तो अगला क्वेश्चन आपको कंडक्शन का दे रखा है। कह रहा है कि दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स थे इस टाइप से, ऐसे रखे हुए हैं, उसके बाद एक के ऊपर एक रख दिया, जैसे कि आपको डायग्राम में दे रखा है। थर्मल कंडक्टिविटी आपको के और 2k दे रखी है। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द अलोंग द एक्स एक्सिस सेम इन बोथ द कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। अगर आप देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितनी है, सेम है। यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कितनी है, ये सेम है। ठीक है, it takes 9 seconds to transport a certain amount of heat from hot end to the cold end in the configuration 1, then the time taken to transport the same amount of heat in configuration 2। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, देखते ही अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा तो बता देगा सर ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कंडक्शन के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, या एल लिख लेते हैं। इसको अपन आई भी बोल देते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को। इसको बेसिकली अपन हीट करंट भी बोल देते हैं। ये क्या है, हीट करंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन एल बाई के ए। एल बाई के ए को अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं आर। ये आर क्या होता है, आर होता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी बाय आर करके, ऐसे। ये बेसिकली ओम्स लॉ है जो अपन करंट में भी पढ़ते हैं। करंट में क्या पढ़ते थे, आई इक्वल टू वी बाय आर या v इक्वल टू आई आर, वैसे ही दिख रहा है, आई इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर। वहाँ v जो होता था वो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, एक्चुअली में वो जो v है वो डेल्टा v है, वो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है। तो यहाँ ये जहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है, यहाँ ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। वहाँ आती थी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ आती है थर्मल रेजिस्टेंस। चलो तो इसको करते हैं, तो कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ रहा है, एल बाई के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो के का दे रखा है, एरिया वेरिया सब सेम दे रखा है, और यहाँ पे आइडेंटिकल डायमेंशंस है, तो मतलब लेंथ भी सेम है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला लिख लो, आर का फॉर्मूला हो जाएगा एल बाय के। ठीक है, ये दोनों जो है ये दोनों सीरीज में है, तो इसका जब आप आर निकालोगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूं इन कॉन्फ़िगरेशन 1। कॉन्फ़िगरेशन 1 में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2। सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसका हो जाएगा L बाई के ए प्लस L बाय 2k। तो 2 और 2 तो आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3L बाई 2k, ऐसा कुछ आ गया। देखो ये आ गया। ठीक है, और अगर आप देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन कॉन्फ़िगरेशन 2। इन कॉन्फ़िगरेशन 2 आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है ना, कैसे करते थे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। तो उसको अगर आप रेसिप्रोकल एलसीएम लेके लिखोगे तो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको आप करोगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा L अपॉन 2KA, L अपॉन KA, L अपॉन 2KA प्लस L अपॉन K, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कितना आने वाला है, L अपॉन 2K इंटू L अपॉन K, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 और 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3L अपॉन 2K, ऐसा कुछ बन जाएगा। 2K कैंसिल हो गया, L और L कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा L अपॉन 3K। अपना आंसर आ जाएगा L अपॉन 3K। ठीक है, इस टाइप से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे L बाई के को क्या मान लेते हैं, एक काम करते हैं, L बाई के को मान लेते हैं R। L बाई के को क्या मान लेते हैं, R। तो यहाँ L बाई 3K आ रहा है, तो बेसिकली ये बन गया R बाई 3, और ये कितना बन गया 3R बाई 2। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो अब इसको करते हैं। अपन फॉर्मूला ये लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार लगाने वाले इन कॉन्फ़िगरेशन 1। कॉन्फ़िगरेशन 1 में करते हैं एक बार। तो कॉन्फ़िगरेशन 1 में है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, सेम अमाउंट ऑफ हीट, और 9 सेकेंड्स लगते हैं पहले में। तो आप लिखोगे डेल्टा क्यू, पहले में कितना टाइम लगता था, 9 सेकेंड्स। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डेल्टा टी है ना अपॉन आर कौन सा लेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंगे। तो इक्विवेलेंट कितना आ रहा था कॉन्फ़िगरेशन 1 में, कॉन्फ़िगरेशन 1 में आ रहा था 3R बाई 2, तो यहाँ 3R बाई 2 आ जाएगा, 2 पर चल जाएगा, है ना। कॉन्फ़िगरेशन 2 में देखो, कॉन्फ़िगरेशन 2 में देखो, तो डेल्टा क्यू ये हीट थी,
और टाइम कितना लगा, टाइम मुझे निकालना है, ठीक है, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम t हो गया इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर। आर कौन सा, इक्विवेलेंट वाला, इक्विवेलेंट कितना था, r/3 था, तो ये r/3 बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू सेम कर दो, तो डेल्टा क्यू यहाँ से कितना आ गया, डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 3, तो बन जाएगा 6 डेल्टा टी बाय आर, ठीक है। और डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 डेल्टा टी टी बाय आर, ऐसा कुछ हो गया। दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट अगर आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 डेल्टा टी अपॉन आर इज इक्वल टू 3 डेल्टा टी टी अपॉन आर। आर और आर कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। तो मेरा आंसर 2 सेकेंड्स आ जाएगा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, तो आइए इसको मैच करते हैं, तो मेरा आंसर करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा 25th, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्रीज मेंटेन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ए एंड बी। मतलब ए और बी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कितना है, 120 डिग्री का है। यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री का है। ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, 2l है, मतलब यहां से यहां तक l थी, ये l/2 थी, तो सीधी सी बात है यार, ये भी कितना होगा, l/2 होगा। चलो, another bent rod PQ of the same cross section as AB and length 3l/2, ठीक है। यहां से यहां तक कितनी लेंथ थी, तो ये तो l हो गया, ये l/4 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, l/4, तीनों को ऐड करके देखो तो कितना हो जाएगा, l/2 और l, 3l/2 हो गया, ठीक है, सही है। इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q विल बी क्लोज टू, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप इन सबको बदल दो, किसमें, रेजिस्टर में। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/K करके होता है, ठीक है। एरिया वेरिया सेम है, K सेम है, सिर्फ बदल क्या रहा है, लेंथ बदल रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, एक काम करते हैं, अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ कितनी थी, L/2, तो यहाँ पे अपन इस टाइप से बनाते हैं, देखो ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R/2, ठीक है। बताओ यहां से यहां तक कितना था, यहां से यहां तक L/4 और L, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 3l/2 हो गई। ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 3l/2। तो इसकी जो आप रेजिस्टेंस लिखोगे, इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ, 3r/2, क्योंकि लेंथ 3/2 हो गई, ठीक है। अब ये लेंथ इसकी L है, तो यहां आप क्या लिखोगे, ये कितना हो गया R, ठीक है, और यहां कितना हो गया L/2, यहां कितना हो जाएगा बताओ, R/2, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। समझ पा रहे हैं, लेंस को मैंने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, अब बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का भी देख लो, इन दोनों का जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों पैरेलल में, तो कैसे करते थे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 5r/2, 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 3r/5। मेरा आंसर आ जाएगा 3r/5, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये कितना बन गया, r/2, ठीक है, ये कितना बन गया, ये बन गया 3r/5, ठीक है, और ये क्या बन गया, r/2, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब इसने बोला कि यहां से यहां तक, वहां अपन एक्चुअली लिखते थे पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, 120 का था, ठीक है। यहां पे हाई पोटेंशियल मान लेते हैं, यहां लो पोटेंशियल मान लेते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। देखो आप ये करंट निकाल सकते हो, करंट क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बताओ, 120 है, और ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, r/2 प्लस 3r/5 प्लस r/2, तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन यहां कितना आ जाएगा 8r/5, तो 5 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो r प्लस 3r/5, तो 8r/5 हो जाएगा। 4 से अगर हम करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 75, ठीक है, 15, 75/r, तो मेरा आंसर हो जाएगा 75/r। ये मेरा करंट आ गया। पूछा क्या है, एक बार पढ़ते हैं, कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस बताना है बिटवीन P एंड Q। तो P एंड Q तो बेसिकली ये वाले पॉइंट्स हो गए, P एंड Q तो ये वाले पॉइंट्स हो गए, है ना। यहाँ करंट कितना जा रहा होगा, यहाँ करंट जा रहा होगा I, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिफरेंस को मैं डेल्टा T मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखोगे आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा T अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 3r/5। ओम्स लॉ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। डेल्टा T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी I इंटू कितना,
3r/5 ऐसा हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी थी 75/r, तो I की वैल्यू हो गई थी 75/r इंटू कितना हो जाएगा 3r/5, तो 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, ये और ये कैंसिल, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री सी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा 45 डिग्री सी। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री सी। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे आज इस सेशन में, अगली बार मिलेंगे धमाकेदार टॉपिक के साथ। एंड आई होप ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू।